गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे त्रिविम रसायन यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री। त्रिविम रसायन, दो वर्ड, पहले इन दो वर्ड्स को समझे हम। रसायन का मतलब तो हम समझ ही रहे हैं, केमिकल्स के बारे में स्टडी पढ़ रहे हैं अपन केमिस्ट्री में। त्रिविम मतलब थ्री डायमेंशनल, ठीक है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, हमने समावयवता वर्ड पढ़ा हुआ है। समावयवता क्या होती है? समावयवता सम प्लस अवयवता, यानी वे अणु जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, अवयव समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उसे ही हम समावयवता कहते हैं। ये जो समावयवता है दो तरह की होती है, पढ़ चुके हैं अपन, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई कार्बन चेन है तो इस कार्बन चेन पर मान लीजिए यहाँ कोई एक्स समूह जुड़ा हुआ है, तो वो अपने यहाँ इस जगह को बदल के यहाँ जुड़ जाए या यहाँ जुड़ जाए, या हो सकता है कि ये कार्बन यहाँ से हट के यहाँ जुड़ जाए, यानी अपनी जगह बदल देगा। अणुसूत्र तो वही रहेगा, लेकिन ये परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो बदल जाती है, ठीक है। लेकिन त्रिविम में ऐसा नहीं होता। त्रिविम रसायन में क्या होता है, त्रिविम संरचना में अगर कोई, मान लीजिए हम एक सी डबल बॉन्ड सी की बात कर रहे हैं और उससे दो दो समूह जुड़े हुए हैं, तो जो परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इसी से जुड़ा रहेगा, और जो परमाणु इस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो इसी से जुड़े रहेंगे। लेकिन हो सकता है उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, जहां से वो बॉन्डेड हैं वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो उसी कार्बन से अटैच रहेंगे जिससे अटैच हैं। मान लीजिए यहाँ पर पहले H जुड़ा हुआ था, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ था, इसी तरह से यहाँ पर H जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी Cl जुड़ा हुआ था। हो सकता है हम ऐसा कर दें कि ये दोनों C जो हैं इनमें यहाँ Cl जुड़ जाए और यहाँ H जुड़ जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हो सकता है ये पोजीशन चेंज ना हो, या हो सकता है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएं, ये दोनों ना हो, ठीक है। यानी कि जो चीज़, जो परमाणु जिस परमाणु से बंधित है वो उसी से बंधित रहेगा, ठीक है। उनके बीच के बॉन्ड एंगल्स चेंज नहीं होंगे, पोजीशंस चेंज नहीं होंगी, लेकिन आपेक्षिक स्थिति बदल जाती है। आपेक्षिक स्थिति का मतलब था, जैसे आपको दिख रहा है कि ये इस H को हमने ऊपर जोड़ा है, Cl को नीचे जोड़ा है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, इस Cl को ऊपर जोड़ दिया है और H को नीचे जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसी कहते हैं आपेक्षिक स्थिति, आकाशीय स्थिति भी कह सकते हैं हम, कि त्रिविम यानी कि थ्री डायमेंशन। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये सारी प्लेनर हों, ये जरूरी नहीं है। sp2 में तो प्लेनर फिर भी हो सकती है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, वहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो वो त्रिविमी स्थिति होती है। तो त्रिविम को ही हम आकाश भी कह देते हैं। तो इस त्रिविम में परमाणुओं की केवल आपेक्षिक स्थिति बदले, उनकी बंधन स्थिति नहीं बदलेगी। वो जिस परमाणु से बंधित हैं वो उसी से बंधित रहेंगे, उनके बीच के बॉन्ड एंगल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये अपनी आकाशीय स्थिति में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो उसे ही हम त्रिविम समावयवता या त्रिविम व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था में जब परिवर्तन होंगे तो इस निश्चित रूप से उसके किसी न किसी गुण में रासायनिक गुण तो नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ भौतिक गुण जरूर बदल जाएंगे। तो जब हम ये चीज़ हम बात कर कहते हैं, समावयवता का मतलब ये होता है कि अणुसूत्र तो समान रहे, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार की ऐसी भिन्नता आ जाए, संरचनात्मक या आकाशीय, कि उसके कुछ भौतिक गुण परिवर्तित हो जाएं। तो यहाँ भी इनके कुछ भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे त्रिविम समावयवता उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। त्रिविम समावयवता का मीनिंग समझ में आया। स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक समावयवता का मतलब होता है कि कार्बन परमाणुओं में से बंधित जो परमाणु हैं उनकी आपेक्षिक स्थिति ही नहीं बल्कि परमाबंधीय स्थिति ही बदल गई। संरचना में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे हमने 5 प्रकार की पढ़ी है, लेकिन त्रिविम समावयवता में परमाणुओं की केवल आपेक्षिक स्थिति बदलती है। वो जिस परमाणु से बंधित हैं उसी परमाणु से बंधित रहते हैं, किसी और परमाणु से बंधित नहीं होते या अपनी जगह नहीं बदलते। जिस कार्बन से बंधित रहेंगे वहीं बंधित रहेंगे, केवल अपनी आपेक्षिक स्थिति को बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सबसे पहले त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता का वर्गीकरण करते हैं। त्रिविम समावयवता दो तरीके की होती है, संरूपण समावयवता और विन्यासी समावयवता। संरूपण समावयवता को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और विन्यासी समावयवता को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। संरूपण समावयवता केवल एल्केन्स में पाई जाती है, केवल एल्केन्स में पाई जाती है, वो चाहे साइक्लिक हो चाहे एलिसाइक्लिक हो,
नॉन साइक्लिक हों, ठीक है। इसी तरीके से विन्यासी समयावता जो है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है, वो 2 तरीके की होती है। ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके हम इन सब का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संरूपण समावयवता यानी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। समावयवता वर्ड तो हमें समझ में आ ही गया, यानी जिसमें अवयव समान हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन क्या भिन्न हो, संरूपण। समावयवता से पहले जो शब्द लग जाता है उसी में ही भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अब बात है संरूपण क्या होते हैं, व्हाट आर कन्फर्मेशंस। संरूपण वर्ड समझ में आ जाएगा तो हमें समावयवता भी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये केवल एल्केन्स में पाई जाती है। एल्केन्स मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। और ये चीज हमने पढ़ी है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो एकल बंध होता है, उसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है। अब इस मुक्त घूर्णन के कारण क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ इस कार्बन से 3 अन्य बंध जुड़े हुए हैं, यहाँ इस कार्बन से भी 3 बंध जुड़े हुए हैं। दोनों के बॉन्ड एंगल्स यहाँ सेम है, दोनों में ही बंध कोण कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। सेम बंध घूर्ण है, यहाँ बंध कोण है, ठीक है। अब इस मुक्त घूर्णन से क्या होगा, इस मुक्त घूर्णन से देखिए हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि ये जो कार्बन है, इसको हम मानते हैं कि ये एक बॉल है, ये एक कार्बन है। इससे सिंगल बॉन्ड से ये एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं, और ये इसके आगे दूसरा कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सिंगल बॉन्ड वास्तव में कोई डिस्टेंस नहीं है, हम इसको एक्चुअली समझें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं सामने से, तो हमें ये 2 कार्बन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम सपोज करें इस तरफ से अगर हम देखें, हमारा जो व्यू है अगर इस डायरेक्शन से लिया जाए, तो हमें केवल एक ये कण दिखाई देगा, ये कण इसके पीछे छुप जाएगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, और दोनों ही कार्बन है तो दोनों का साइज सेम है, दोनों में संकरण सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों की व्यवस्था सेम है। तो हम जब इस तरफ से देखेंगे तो हमें ये एक कण दिखाई देगा, दूसरा कण दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन की संयोजकता भी 3 है, इस कार्बन की संयोजकता भी 3 है, दोनों के बंध कोण भी बिल्कुल 3 है। यह हम प्रदर्शन जब करते हैं तो बंध कोण को 109 डिग्री 28 मिनट नहीं बनाते, थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं और 120 बनाते हैं, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि इसकी जो 3 बंध हैं वो आपस में इस तरह से 120 पर अटैच्ड हैं, तो इसके भी इसी तरह से सेम बंध कोण पर अटैच होंगे। तो अगर हम देखें, समझना इस चीज को, दोनों में यहाँ इस कार्बन के जो 3 बंध कोण हैं वो 120 डिग्री के मान रहे हैं हम, ठीक है ना। इस कार्बन की जो 3 बंध हैं वो भी इसी बंध से जुड़े हुए हैं, दोनों की संकरण अवस्था सेम है। तो जब हम इस तरफ से देखेंगे तो ये कार्बन हमें दिखाई देगा इस तरीके से, इसकी जो संयोजकताएं हैं, 3 संयोजकताएं, वो इस तरीके से 120 डिग्री पर अटैच्ड है, चाहे वो कुछ भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो अदर कार्बन है, कुछ भी है, ठीक है। और इसके पीछे वाला जो दूसरा कार्बन है, ठीक है ना, इसके पीछे वाला जो दूसरा कार्बन है उसकी भी 3 संयोजकताएं सेम हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि अगर पीछे वाले कार्बन की भी 3 संयोजकताएं जब बिल्कुल सेम हैं, तो आगे वाले कार्बन की 3 संयोजकताएं पीछे वाले कार्बन की तीनों संयोजकताओं को ढक लेंगी, यानी हमें देखने में लगेगा कि यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है और उसकी 3 ही संयोजकताएं हैं और पीछे इसके कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें, घुमा दें, ठीक है ना, एक कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को, चाहे आगे वाला चाहे पीछे वाला, तो जब हम इसको रोटेट कर देंगे तो मान लीजिए हम पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं तो आगे वाले तो वहीं के वहीं रहेंगे, पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं तो कार्बन रोटेट करने से कार्बन की जो साइज है उस पर कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, साइज उतना ही रहेगा। तो कार्बन तो घुमाने से कार्बन की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगा कि कार्बन तो पीछे है या नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो संयोजकता बिल्कुल इसके बीच में इसके पीछे थी वो आ जाएगी यहाँ, ऐसे ही जो संयोजकता बिल्कुल इसके पीछे थी वो आ जाएगी यहाँ, ऐसे इसके पीछे जो संयोजकता थी वो आ जाएगी लगभग यहाँ, ठीक है। यानी अब हमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक ही कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से 3 संयोजकताएं तो जुड़ी हुई हैं आगे वाले कार्बन से, यहाँ से, और 3 और पीछे कहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जबकि मतलब देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि कार्बन की संयोजकताएं कितनी है 6, लेकिन वास्तव में कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है। तो पीछे वाला कार्बन हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसकी संयोजकताएं दिखाई दे रही हैं। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या कार्बन की संयोजकताएं जो जिससे जुड़ी हुई थी उसमें कोई परिवर्तन आया,
या कार्बन ने अपनी जगह अदला बदली की, या जो इनसे प्रतिस्थापी जुड़े हुए थे उन प्रतिस्थापियों ने अपनी स्थान परिवर्तन किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल और केवल क्या हुआ है? केवल और केवल क्या हुआ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड था इनके बीच में उसमें मुक्त घूर्णन हो गया, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड जब रोटेट हुआ, घूमा, तो जो दो बॉल आपस में, मान लीजिए बिल्कुल ऐसे अज्यूम करें कि ये दो बॉल हैं, इन दो बॉलों को हमने एक वायर से बांध दिया है, इस बॉल को पकड़ के रखें तो इसको घुमा दिया, या इस बॉल को पकड़ के रखा तो इस बॉल को घुमा दिया, घूम सकता है ना, यानी दोनों एक दूसरे के घूर्णन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध या प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये संरूपण समवेतता किस कारण से उत्पन्न हुई? कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण, ठीक है। दो नए प्रकार के अभिविन्यास मिल जाते हैं, इन्हीं को ही हम संरूपण कहते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन से प्राप्त विभिन्न आकाशीय व्यवस्थाओं को हम संरूपण कहते हैं, कंफर्मेशन, ठीक है। विभिन्न स्टीरियो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये फ्री रोटेशन हुआ है, मुक्त घूर्णन हुआ है, इस मुक्त घूर्णन के कारण ही इसे हम घूर्णन समावयवता भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया घूर्णन समावयवता क्या चीज है? अब यहाँ देखिए, यहाँ हम एक चीज और समझें, द्वितल कोण, डाइहेड्रल एंगल, जिसको हम थीटा डिग्री से दिखाएंगे। डाइहेड्रल द्वितल कोण कैसे बनता है? जब किन्हीं दो रेखाओं को हम एक ही तल में मिलाते हैं तो ये जो स्थिति है इसी को अपन थीटा या कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बनाएंगे वो द्वितल कोण बनाएंगे। द्वितल कोण क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ ये जो दो रेखाएं होंगी वो अलग अलग तल में होंगी, ठीक है। समझे? देखिए ये वाला कंफर्मेशन हमने बनाया था, इसमें हमने एक ये जो बंध है ये तो पीछे वाले कार्बन का है, और एक ये वाला जो बंध है ये आगे वाले कार्बन का है, यानी दोनों एक ही शीर्ष पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही शीर्ष पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इस समय इनके बीच का ये जो कोण है, एक आगे वाली संयोजकता और एक पीछे वाली संयोजकता, इनके बीच का ये जो कोण है इसी को हम द्वितल कोण कहते हैं, डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल कितना था? यहाँ एक संयोजकता के जस्ट पीछे दूसरी संयोजकता है, तो यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने दो व्यवस्थाएं बनाई हैं, दो ही व्यवस्थाएं संभव हैं, तो इसको हम और 60 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये वाली संयोजकता फिर इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली संयोजकता इसके नीचे चली जाएगी, और ये वाली संयोजकता इसके नीचे चली जाएगी, हमें वापस ये वाली स्थिति नजर आने लगेगी। यानी दो स्थितियां संभव हैं, या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, या इसके गुणज हो, मल्टीपल्स हो, ठीक है। यानी 60 डिग्री के बाद हो सकता है ये 120 डिग्री हुई और 60 डिग्री से घुमा दिया, ठीक है, या हो सकता है ये 180 डिग्री हो, और 60 से घुमाएंगे तो ये यहाँ के सापेक्ष 180 हो जाएगा, और घुमा देंगे तो ये 240 हो जाएगा, और घुमा देंगे तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ घुमा देंगे तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 60 डिग्री या 60 डिग्री के मल्टीपल्स में हो सकता है थीटा का वैल्यू, वो सब इसी के 60 डिग्री के रिजम्बल होंगे, सेम होंगे, या फिर थीटा की वैल्यू होगी 0। द्वितल कोण समझ में आया बच्चों? द्वितल कोण का मतलब आगे वाली कार्बन की संयोजकता और पीछे वाली कार्बन की संयोजकता के बीच का कोण, इसे ही हम डाइहेड्रल एंगल या द्वितल कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं संरूपण समावयवों की, ठीक है। जब संरूपण समावयवता है तो संरूपण समावयव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ग्रसित और सांतरित। ग्रसित यानी कि एक्लिप्स, और सांतरित यानी कि स्टेजर्ड। ग्रसित और सांतरित में दो ही स्थितियां हैं डाइहेड्रल एंगल के अकॉर्डिंग, मैंने अभी आपको बताया था डाइहेड्रल एंगल की दो ही कंडीशंस हैं, या तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, या थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, ठीक है, या उसकी मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कैसे आएंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। इन डाइहेड्रल एंगल्स को हम कैसे माने कि ग्रसित और सांतरित। ग्रसित और सांतरित में, ग्रसित में हमने देखा था जब थीटा की वैल्यू थी 0 डिग्री, तो आगे वाले कोण की, आगे वाले कार्बन की जो संयोजकताएं थी पीछे वाली संयोजकताओं की बिल्कुल पीछे हो गई, ढक गई, ठीक है ना। ग्रसित याद रखने का तरीका है, ग्रसित मतलब दुखी, तो ये पीछे वाली जो संयोजकता है ये आगे वाली संयोजकताओं से दुखी है कि हमें तो ढक लिया गया, हमें तो आगे आने ही नहीं दिया जा रहा, ठीक है, दुखी है। दुखी कब है? जब आगे वाली संयोजकताओं ने उनकी पीछे वाली संयोजकताओं को ढक लिया, यानी थीटा की वैल्यू क्या थी, द्वितल कोण की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री। तो ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसे संरूपण जिनमें द्वितल कोण की वैल्यू, द्वितीय कोण का मान 0 डिग्री होता है, ऐसे समावयवियों को हम ग्रसित समावयवी
कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं सांतरित समावयवी, यह स्टेजर्ड। सांतरित को हम याद रखें, शांत है। शांत कब है? जब कोई हमारे मन की बात हो और हमें वही चीज़ मिल जाए तो हम कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, हमारी जो परेशानी है वो नष्ट हो जाती है। शांत। अब यहाँ ये संयोजकताएं परेशान क्यों थी? क्योंकि पीछे वाली संयोजकताओं को आगे वाली संयोजकताओं ने ढक लिया था। अब हम पीछे वाली संयोजकताओं को आगे आने का मौका दें। आगे आने का मौका कैसे दें? कि हमने इनको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो आगे आने का इनको मौका मिल गया कि आगे वाली संयोजकताएं तो वहीं रहीं, लेकिन पीछे वाली संयोजकताएं अब कहाँ गई? बिल्कुल इनके बीच में। यानी अब ये कह रही हैं कि देखो, जैसे तुम पहले दिखाई दे रही थी ना, वैसे अब हम भी दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये शांत हो गई। ठीक है ना? तो ऐसे संरूपण को हम कहते हैं सांतरित। ठीक है, और ये वाला कौन सा था? ग्रसित। तो ग्रसित संरूपण को हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो वो सांतरित में बदल गया। सांतरित को फिर से 60 डिग्री में रोटेट कर देंगे तो देखो ये फिर वापस इसके पीछे चली जाएंगी। ठीक है, यानी वापस ये 60 डिग्री से रोटेट करने पर ग्रसित में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी केवल ग्रसित और सांतरित में कितने डिग्री का अंतर है? 60 डिग्री का अंतर है, 60 डिग्री का अंतर है। 60 डिग्री से रोटेट कर दें ग्रसित को तो सांतरित में बदल जाएगा, और सांतरित को रोटेट कर दें 60 डिग्री से तो वापस ग्रसित में बदल जाएगा। ठीक है, मेरे साथ हिसाब से आपको अब ग्रसित और सांतरित की मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। न्यूमैन सूत्र। न्यूमैन सूत्र के देखिए मैंने बनाए हैं ये वाले तो फ्रंट वाले कार्बन्स, और ये जो मैंने ब्लू सर्किल से बनाया है ये पीछे वाले कार्बन है। आगे वाले की 3 संयोजकताएं, तीनों में आज 3 संयोजकताओं को मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आगे वाली तीनों संयोजकताओं में ऊपर की तरफ CH3H और H, CH3H H, CH3H और H जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या कि ग्रसित स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ग्रसित संरचना का मतलब जिसमें थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, यानी यहाँ हमने इस CH3 के जस्ट पीछे इसका सबसे बल्कि ग्रुप लगाया है CH3 ग्रुप, और H के पीछे H और H के पीछे, यानी सब एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ढक रहे हैं। फिर हमने क्या किया, दूसरी स्ट्रक्चर में हमने दोनों CH3 को, दोनों जो बल्कि ग्रुप है इनको बिल्कुल अपोजिट लगा दिया। ठीक है, बाकी H भी अपनी 60 डिग्री से घुमाने पर ये स्थिति आ गई। ठीक है, यानी कि हो गई सांतरित। ये स्थिति इनके बीच की है। वास्तव में अगर हम देखें तो इस पीछे वाले कार्बन को अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करें तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा। जैसे देखिए ये, यानी ग्रसित डिग्री को जब हम 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो पहले स्क्यू स्थिति आती है। स्क्यू स्थिति में दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से सेपरेट तो हो गए, लेकिन अभी मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं पहुंचे। ठीक है ना, ये स्क्यू कन्फर्मेशन हो गया जिसमें हमने CH3 को अगल बगल में यानी लगभग 60 डिग्री कोण पर अरेंज कर दिया। फिर इसको अगर हम और 60 डिग्री से घुमाते हैं तो ये CH3 घूमकर यहाँ जाएगा। ये देखो यहाँ आ गया, ये आ गया। तो इसको हमने जब स्क्यू को 60 डिग्री पर रोटेट किया तो ये सांतरित रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इस तरीके से ग्रसित संरूपण बना लिया जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। फिर सांतरित में और स्क्यू में दोनों में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट पोजीशंस पर अरेंज है, यानी 180 डिग्री पर है तो उसको हम सांतरित कहते हैं, और जब 60 डिग्री पर अरेंज है तो उनको हम स्क्यू कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का हम स्थायित्व की बात करें तो इन तीनों में स्थायित्व क्रम होता है कि सांतरित का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, स्क्यू का स्थायित्व उससे कम होता है, और ग्रसित का स्थायित्व उससे भी कम होता है। यानी सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है? सांतरित। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, इस ग्राफ से समझ सकते हैं हम इस कारण को, कि हम जैसे जैसे इसको 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो देखिए इनकी एनर्जीज में कैसे चेंज आ रहा है। 0 डिग्री पर एनर्जी ये थी, ठीक है, 0 डिग्री पर नहीं है, ये 0 डिग्री पर ऊपर मिनिमम थी। ठीक है, 3 डिग्री थी। फिर उसके बाद हमने जब 60 डिग्री से रोटेट किया तो एनर्जी इसकी घट गई। कितनी घट गई है? लगभग 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, या इसको 3 किलो कैलोरी पर मोल भी कह सकते हैं। फिर हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो फिर बढ़ गई, फिर 60 डिग्री से रोटेट किया फिर घट गई, यानी इस तरह से हर 60 डिग्री पर घटती बढ़ती रहती है। और जहाँ ये स्थितियाँ घट गई हैं, ये वाली जो स्थिति हैं, याद कीजिए 60 डिग्री एंगल से जब हम रोटेट करते हैं तो हमें सांतरित कन्फर्मेशन मिलता है, सांतरित संरूपण मिलता है जो ज़्यादा स्थायी हो गया। ठीक, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई। फिर 60 डिग्री से रोटेट किया तो इसकी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ गया, यानी कि ग्रसित संरूपण आ गया, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। फिर 60 डिग्री से रोटेट किया तो वापस इसका सांतरित संरूपण आ गया, फिर एनर्जी घट गई। तो जहाँ जहाँ एनर्जी घटी हुई दिखाई दी है वो सारे के सारे सांतरित संरूपण हैं, और जहाँ जहाँ एनर्जी बढ़ गई, ये वाले जो टिप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ग्रसित संरूपण हैं। तो ग्रसित संरूपण की एनर्जी ज़्यादा होती है,
इसलिए इसका स्थायित्व कम होता है। सांतत्य संरूपण की ऊर्जा कम होती है, इसीलिए इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख ली कि जो स्थायित्व का क्रम है वो ग्रसित का सबसे कम है और सांतत्य का सबसे ज़्यादा है, और ऊर्जा का जो क्रम है वो सांतत्य का सबसे कम है और ग्रसित का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हो गया अपना ब्यूटेन। अब अगला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समावयवता। साइक्लोहेक्सेन पर आते हैं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो यानी कि चक्रीय, हेक्स मतलब 6 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि 6 कार्बन चक्रीय रूप से एकल बंध से बंधित हैं। ठीक है, और अपनी संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़कर फुलफिल कर रहे हैं। इसको मैंने इस तरीके से दिखाया है कि ये वाले जो 2 कार्बन हैं इन दोनों को मैंने इस ब्लू लाइन से दिखाया है, इन दोनों कार्बन्स को मैंने इस ब्लू लाइन से दिखाया है, और ये नीचे एक कार्बन से जुड़ रहे हैं और एक कार्बन ऊपर भी जुड़ा हुआ है। जो वैलेंसीज दिख नहीं रही हैं वो सभी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, अब पहले इसका बनाते हैं सोहर्स फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले को समझिए। पहले हमने ये वाले जो दोनों कार्बन हैं इन दोनों कार्बनों को एक लाइन से दिखाया, फिर ये वाले जो दोनों कार्बन हैं इनको इस लाइन से दिखाया। क्यों दिखाया है कि यहाँ देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन के पैरेलल है और ये वाला कार्बन इस कार्बन के पैरेलल है, तो इसको अपन फ्रंट मान रहे हैं कि सामने से हमें ये दिख रहे हैं, ये दोनों कार्बन दिख रहे हैं, तो ये दोनों कार्बन ये बन गए, इनके पीछे वाले दोनों कार्बन ये बन गए। ठीक है, अब इन दोनों कार्बनों से एक कार्बन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों कार्बनों से एक कार्बन हमने नीचे की तरफ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कार्बनों से एक कार्बन पीछे ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो हमने इन दोनों कार्बनों से एक कार्बन ऊपर की तरफ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें। इस स्ट्रक्चर में ये वाली जो स्पेस है ये हमें एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी चेयर की सीट हो, ये इस चेयर का बैक साइड और ये उस चेयर के लेग, यानी देखने में हमें ये कुर्सी जैसी लग रही है। ठीक है, और ये जो 2 कार्बन है ये एक दूसरे से, यानी जो बल के ग्रुप अपन माने इन दोनों से जुड़े हुए, ये बिल्कुल अपोजिट पोजिशंस पर हैं, तो ये एक सांतरिक संरूपण बन गया। और ये सांतरिक संरूपण देखने में हमें कुर्सी जैसा लग रहा है, तो इसे हम चेयर कन्फर्मेशन भी कहते हैं। चेयर कन्फर्मेशन, कुर्सी संरूपण या सांतरिक संरूपण एक ही बात है, जिसमें हमने इन दोनों कार्बनों से 2 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, आगे वाले दोनों कार्बनों से एक कार्बन को नीचे की तरफ जोड़ा है और पीछे वाले दोनों कार्बनों को ऊपर की तरफ एक से जोड़ा है, और इन सब से हमने 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर दी, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा सांतरिक संरूपण। अब हम बनाते हैं ग्रसित संरूपण। ग्रसित संरूपण में देखिए सबसे पहले तो हमने ये 2 कार्बन वही जो पैरेलल थे और उनके बगल में ये 2 कार्बन। अब इनमें से किन्हीं को भी हम फ्रंट वाला मान सकते हैं, किसी को भी हम बैक वाला मान सकते हैं, पर ये है कि हमने इन दोनों कार्बनों को मान लीजिए आगे वाला मान रहे हैं, तो इनसे एक कार्बन ऊपर की तरफ जोड़ दिया, और बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों कार्बनों से एक कार्बन ऊपर की तरफ जोड़ दिया, यानी दोनों ही तरफ के जो कार्बन जुड़े हुए हैं दोनों ही ऊपर की तरफ जुड़ गए। ठीक है, और इन सब से हमने इनकी हाइड्रोजन भी अटैच कर दी, 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर दी हैं इनसे हमने। अब यहाँ देखिए अगर इसको हम इस तरफ से देखें, यहाँ से देखें, तो हमें देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन को कवर कर लेगा, ढक लेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन को ढक लेगा, और ये वाला कार्बन इस कार्बन को ढक लेगा, यानी सामने से इस डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे तो हमें केवल इस तरीके से 3 कार्बन दिखाई देंगे, और इन 3 कार्बनों से जुड़ी हुई 2-2 हाइड्रोजन दिखाई देंगी, क्योंकि इनके जस्ट पीछे बिल्कुल सेम इतना ही कार्बन ढक चुका है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ देखिए 3-3 कार्बन एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा संरूपण हो गया, ये ग्रसित संरूपण। अब इस ग्रसित संरूपण की संरचना को अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल ये नौका जैसी दिखाई देती है, नौका, नाव यानी कि बोट, तो इसकी स्ट्रक्चर हमें देखने में नौका या बोट जैसी दिखाई देती है, ग्रसित संरूपण है, इसीलिए इसको अपन नौका संरूपण या बोट कन्फर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, बोट कन्फर्मेशन और वो था अपना चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, ये तो हमने बना लिए इसके सोहर्स सूत्र। अब बनाते हैं हम इनके न्यूमैन सूत्र। न्यूमैन सूत्र देखिए मैंने बनाए हैं, इसको देखें फिर अपन। न्यूमैन सूत्र के लिए ये 2 सामने वाले कार्बन, फिर उनके पीछे उनके एक एक पीछे वाले कार्बन। ठीक है, अब हमने क्या कि आगे वाली संयोजकताओं को तो अरेंज कर दिया, आगे वाले कार्बन की संयोजकता हमने सीधे बार से डिनोट कर दिया, एक बार नहीं, तो एक कार्बन तो इनसे जुड़ के ये बन गया।
ठीक है। अब हमने जब सांतरिक संरूपण बनाया था, चेयर कन्फर्मेशन बनाया था, जिसमें थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो हमें दूसरी संरचना यानी जो पीछे वाले कार्बन के जो कोण बनाने हैं वो इनसे 60 डिग्री पर बनाने हैं। तो इनसे 60 डिग्री पर जब अपन बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो पीछे वाले कार्बन हैं इनसे एक कार्बन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है ये। तो अब ये देखिए, ये वाला बल्कि ग्रुप और ये वाला बल्कि ग्रुप, इस कंपाउंड के सबसे बल्कि ग्रुप्स यही हैं। तो ये अपने आप से एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये न्यूनतम रिपल्शन वाली पोजीशन हो गई, न्यूनतम या मिनिमम टेंशन वाली पोजीशन हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगी। तो ये चेयर कन्फर्मेशन बन गया। ठीक है, फिर से देखें, आगे वाले कार्बनों से एक कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ा है और पीछे वाले कार्बनों से एक कार्बन नीचे की तरफ जुड़ा है और सभी जगह पर एक एक एच पूरे कर दिए। ठीक है, अब दूसरी इसकी हम बनाते हैं स्ट्रक्चर बोर्ड कन्फर्मेशन। बोर्ड कन्फर्मेशन के लिए हमने क्या किया, ये बाहर वाला कार्बन, ये अंदर वाला कार्बन, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ऐसे यहाँ पर एक आगे वाला और ये पीछे वाला, ये आगे है ये पीछे वाला, इनसे आगे की तरफ के कार्बनों को हमने जोड़ दिया, वाई शेप में जोड़ दिया। वाई शेप में जोड़ा तो देखिए एक कार्बन इनसे यहाँ एक जुड़ चुका है, 5 कार्बन हो गए। छठवां कार्बन, अब हम ग्रसित संरूपण बना रहे हैं, बोर्ड कन्फर्मेशन बना रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जस्ट इनके पीछे ही आएंगी इनकी संयोजकताएं। तो जब इनके पीछे आएंगी संयोजकताएं तो पीछे वाले कार्बनों से भी एक कार्बन पीछे की तरफ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो संरचना बनी, देखिए डिफरेंस दोनों में, आगे वाले स्ट्रक्चर में, आगे वाले कार्बन के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल पीछे वाले कार्बन को हमने 60 डिग्री से रोटेट किया। 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये वाली इधर घूम गई, ये वाली इधर घूम गई, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और जब हम रोटेट करेंगे तो ये दोनों संयोजकताएं अपने आप ही यहाँ से टूट जाएंगी, इधर चली जाएंगी, यानी बिल्कुल घूम जाएगी। स्ट्रक्चर जो उल्टा वाई बना हुआ था वो सीधे वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आगे वाले कार्बन से भी एक कार्बन ऊपर की तरफ जुड़ा है और पीछे वाले कार्बन से भी एक कार्बन ऊपर की तरफ ही जुड़ा है। अब एक बात और समझें बस, कि यहाँ ये जो हमने इस कुर्सी या नौका संरूपण जो बनाया है, इसमें हाइड्रोजनों की स्थिति को देखें तो इसमें कुल 12 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन 12 हाइड्रोजनों में से 6 हाइड्रोजन तो जुड़ते हैं ऊपर या नीचे। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर जुड़ा है, ये नीचे जुड़ा है, ये नीचे जुड़ा है, ये नीचे जुड़ा है, ये ऊपर जुड़ा है, ये नीचे जुड़ा है। तो कुछ 6 हाइड्रोजन तो जो है जो ऊपर या नीचे जुड़ते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन जो अक्ष में यानी कि ऊपर या नीचे जुड़ते हैं, उन हाइड्रोजनों को हम कहते हैं अक्षीय हाइड्रोजन। ये 6 हैं। ठीक है, और बाकी 6 हाइड्रोजन जो दाएं बाएं जुड़ते हैं, इन 6 हाइड्रोजनों को हमको कहते हैं भूमध्यीय या विषुवतीय हाइड्रोजन। चाहे नौका संरूपण हो, चाहे कुर्सी संरूपण हो, हर संरूपण में 6 अक्षीय हाइड्रोजन पाई जाती हैं और 6 ही भूमध्यीय हाइड्रोजन या विषुवतीय हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका संरूपण आज फिनिश हो गया। थैंक यू। एथेन में संरूपण समयावता, पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एथेन का। ठीक है, इस साल बोर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एथेन के न्यूमैन सूत्र पूछे गए थे, संरूपण समावली बनाइए। पहले पर एथेन समझ में आती है, एथेन मतलब 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं और दोनों से 3-3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये C2H6 है। अब इसमें एथेन समयावता या संरूपण समयावता को प्रदर्शित करने के लिए हम पहले देखते हैं सॉहर्स सूत्र। 2 तरीके के सूत्र देखने हैं हमको, सॉहर्स सूत्र और न्यूमैन सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। ठीक है, सॉहर्स सूत्र, सॉहर्स ने संरूपण समयावता को कैसे दिखाया, उसने कहा कि ये जो 2 कार्बन होते हैं जिनमें मुक्त घूर्णन हो रहा है, उनको हम एक तिरछी रेखा से दिखाते हैं। इस तिरछी रेखा को ऐसे भी बनाया जा सकता है या ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो दोनों कार्बन बना दी हमने, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, यहाँ पर ये C1 हो गया या ये C2 हो गया। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए कैसे हैं, 190 डिग्री पे, लेकिन हम उनको कैसे एज्यूम करते हैं कि ये 109 डिग्री पर ना होके ये 120 डिग्री पे हैं। ठीक है ना, तो 120 डिग्री पर हम ऐसे बनाते हैं कि मान लीजिए इनको वाई शेप में बना दिया हमने, ये आगे वाले कार्बन के, ठीक है, और ये पीछे वाले कार्बन के। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हम इस घर झुका हुआ बनाएंगे, तो ये वाले और ये वाले। ठीक है, अब देखो इसको हम इस डायरेक्शन से देखें, ठीक है ना, जिस तरफ हमने झुकाया है उसी डायरेक्शन से देखें तो ये वाला कार्बन इस कार्बन को ढक लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली जो वैलेंसी है इसको छुपा लेगी, ये वाली वैलेंसी इसको छुपा लेगी और ये वाली वैलेंसी इसको छुपा लेगी, यानी कि थीटा कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, सेम इधर से हम इस डायरेक्शन से इसको देखें
तो ये कार्बन इसको छुपा लेगा, ये वाली वैलेंसी इसको छुपा लेगी, ये वाली वैलेंसी इसे ढक लेगी और ये वाली वैलेंसी इसको ढक लेगी। इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। जब थीटा डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होती है तो वो कौन सा संरूपण बन जाता है, वो बन जाता है ग्रसित संरूपण, ठीक है ना। ये जो वाई शेप हमने बनाया है इसको अपोजिट भी बना सकते हैं। अपोजिट भी बना सकते हैं का मतलब देखो खुद बना कर देखें आप कि हमने इसको ऐसे बनाया और दूसरे कार्बन की संयोजकता को हमने ऐसे बनाया। यहाँ भी एक ही बात है, ठीक है। बिल्कुल देखो समझ में आ रहा होगा, ये वाली वैलेंसी इसको कवर करेगी, ये वाली वैलेंसी इसको कवर करेगी, ये वाली वैलेंसी इसको कवर करेगी, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ग्रसित संरूपण बन गया। अब हम क्या करें, एक कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दें, ठीक है ना। 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये कार्बन ऐसे के ऐसे ही, इसको बना रही हूँ जैसे मैं, ठीक है ना। आगे वाले कार्बन ऐसे के ऐसे ही, लेकिन पीछे वाले कार्बन जब 60 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो 60 डिग्री से रोटेट होते ही ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा घूमकर, और ये यहाँ चला जाएगा घूमकर, ठीक है। आ गए ना, देखो 60 डिग्री पर घूम गए ना सभी। तो ये वाला यहाँ आ गया, जो ये वाला था वो नीचे आ गया, और जो ये वाला था वो घूमकर इस तरफ आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम देखें तो सामने से हमें क्या देखेगा, ये एक कार्बन, ठीक है, आगे वाला कार्बन है ये। इस आगे वाले कार्बन की संयोजकताएं, आगे वाली कार्बन की संयोजकताएं ये हमें ऐसे कैसी दिखाई देंगी, ठीक है। और पीछे वाले कार्बन की संयोजकता हमें दिखाई देगी इनके बीच में इस तरीके से, ठीक है। यानी कार्बन तो अभी भी हमें एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी संयोजकताएं हमें कितनी दिखाई दे रही हैं, 6, ठीक है। क्या यानी कि इनके बीच में ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री होने से ये जब संयोजकताएं जब अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ गई तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कौन सा कंफर्मेशन बन गया, स्टेजर्ड, ठीक है ना, यानी कि शांत संरूपण। और इसको वापस 60 डिग्री से घुमा दें हम, ठीक है ना, तो 60 डिग्री से घुमाते वापस ये संयोजकताएं एक दूसरे को फिर से ढक लेंगी, ठीक है। ये शांत संरूपण हुआ। दो कार्बनों के लिए हमने देखा, ठीक है, सौहर्ष सूत्र देखा है हमने ग्रसित के और शांतवृत्त के। अब हम देखते हैं न्यूमैन सूत्र। न्यूमैन ने जो इन कार्बनों को दिखाया था ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया था। उसने कहा कि जब हम इस तरीके से देखते हैं तो ये आगे वाला कार्बन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाला कार्बन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ये कैसे माने कि पीछे वाला कार्बन है भी या नहीं है। तो उसको न्यूमैन ने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखाया। उसने कहा कि आगे वाले कार्बन को तो हम दिखाएंगे डॉट से, ठीक है। जैसे इस कार्बन को हम आगे से देख रहे हैं तो इस कार्बन को तो हम दिखाएंगे डॉट से, नहीं तो हमें छोटे रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है वो चूंकि इससे ढक जाता है, तो उसको प्रदर्शित करने का उसने क्या कहा कि पीछे वाले कार्बन को हम दिखाएंगे सर्कल से, वृत्त से, ठीक है। ये तो हो गया आगे वाला कार्बन और ये हो गया पीछे वाला कार्बन, ठीक है। अब हम बनाते हैं पहले आगे वाले कार्बन की तीनों संयोजकताएं, ठीक है। दूसरी भी बना देते हैं हम एक बार, आगे वाले कार्बन की तीनों संयोजकताएं, ठीक है। ये आगे वाले कार्बन की तीनों संयोजकताएं बना दी। अब जो पीछे वाला कार्बन है वो ये है, तो बाकी संयोजकताएं भी इसी से जुड़ेंगी। अब हमारे पास कंडीशंस दो होती हैं, एक तो होता है थीटा 0 डिग्री और दूसरा होता है थीटा 60 डिग्री। तो जो हम थीटा 0 डिग्री बनाएंगे तो हम ये मानेंगे कि इसके पीछे वाली संयोजकता इसके पीछे है, तो उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देते हैं कि इसका एक ये एच है सभी, ठीक है ना, ये एक एच, ये भी एक एच, तो इसके पीछे वाला भी हाइड्रोजन थोड़ा सा ये दिख रहा है हमें, इसके पीछे वाला हाइड्रोजन भी हमने थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया है कि ये दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। याद रखना ये चीज़ कि बहुत गलती बच्चे क्या करते हैं कि ये जो पीछे वाले कार्बन की संयोजकता है उनको सेंट्रलाइज कर देते हैं, यानी सेंटर से जोड़ देते हैं। इनको सेंटर से नहीं जोड़ना, केंद्र से केवल 3 संयोजकताएं ही जुड़ेंगी, बाकी 3 संयोजकताएं इस परिधि से जुड़ेंगी। इस बार भी एग्जाम में आया था, बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था कि एथेन के न्यूमैन सूत्र के में संरूपण समाधि बनाइए। तो बच्चों ने यही गलती कर रखी थी, कॉपी चेक की थी मैंने जब, कि ये जो पीछे वाली संयोजकता है इसको बिल्कुल बीच वाले कार्बन से जोड़ रखा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से घुमा दिया, आगे वाला वही है, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से घुमा दिया। तो पीछे वाले कार्बन को जब 60 डिग्री से घुमाया तो ये वाला H यहाँ आ गया, आगे वाले तीनों H एज इट इज वही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया,
ठीक है। लेकिन जो पीछे वाले कार्बन के 3 H हैं वो अब इस तरीके से हमें दिखाई देने लग गए। सौहर्ष में जहां में ऐसा लग रहा था कि एक ही डॉट से 3 संयोजकताएं, एक ही कार्बन से 6 संयोजकताएं जुड़ी हैं, लेकिन यहाँ में भी क्लियर हो गया कि आगे वाले कार्बन से 3 संयोजकताएं जुड़ी हैं और पीछे वाले कार्बन से भी 3 ही संयोजकताएं जुड़ी हैं। यहाँ भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आगे वाले कार्बन से 3 संयोजकताएं जुड़ी हैं और पीछे वाले कार्बन से भी 3 ही संयोजकताएं जुड़ी हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो बन गया ग्रसित यानी कि एक्लिप्स्ड, और ये बन गया सांतरित यानी कि स्टेगर्ड। ठीक है ना, दोनों तरीके के सूत्र समझ में आ गए। यहाँ पर बच्चों ये सब जगह पर H हैं क्योंकि इथेन में दोनों ही कार्बन से H जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इथेन की समावृत्ता समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रोपेन में संरूपण समावृत्ता। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, हम एक साथ 3 कार्बनों की प्रदर्शित नहीं करते, 2 ही कार्बनों की प्रदर्शित करते हैं। तो हमने 2 को ऐसे प्रदर्शित किया, तीसरे कार्बन को CH3 रूप में प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बनाते हैं, देखिए पहले सौहर्ष फॉर्मूला बनाते हैं। 2 कार्बन, ठीक है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। आगे वाले की संयोजकताएं, ये एक CH3, ये एक H, ये एक H, और पीछे वाले की संयोजकताएं, ये H, ये H, ये H। ठीक है ना, ये सभी संयोजकताएं एक दूसरे को बिल्कुल फुल्ली ढक रही हैं। तो यहाँ डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो ये कौन सा संरूपण बन गया ग्रसित। ठीक है, अब यहाँ बनाते हैं पहले आगे वाली संयोजकताएं। ये CH3, ये H और ये H। पीछे वाली संयोजकतों को हमने क्या किया है 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो ये देखो बहुत अच्छा सा तरीका याद रखने का तरीका है कि हमने जो सीधा वाई बना रखा था इसको उल्टा कर दो। 60 डिग्री घुमाने से ये सीधा वाई है ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा वाई है तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ ये देखो इन दोनों के बीच में ये दिखाई देगी, इन दोनों के बीच में ये दिखाई देगी और इन दोनों के बीच में ये दिखाई देगी, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। तो ये कौन सा बन गया सांतरित। न्यूमैन सूत्र, न्यूमैन सूत्र बनाएंगे तो वही आगे वाला कार्बन और ये इसके पीछे वाला कार्बन। दूसरा भी बना दिया हमने, आगे वाला कार्बन ये पीछे वाला कार्बन। आगे कार्बन की 3 संयोजकताएं, पीछे वाले कार्बन की भी 3 संयोजकताएं। आगे वाले कार्बन पर यहाँ पर जुड़ा है एक CH3, एक H और एक H। यहाँ पर भी एक CH3, एक H और ये एक H। पीछे वाले कार्बन से जब 0 डिग्री एंगल पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो बन गया ग्रसित, और जब 60 डिग्री एंगल पर तीनों हाइड्रोजन को अटैच कर दिया तो ये बन गया सांतरित। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी इतना टिपिकल नहीं है इसमें। आगे वाले कार्बन की 3 संयोजकताएं बनाओ 120 डिग्री पे, और पीछे वाले कार्बन की संयोजकता को पीछे वाले कार्बन से अटैच करना। ये ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि इनको यहाँ से जोड़ दें, ये केवल इस वृत्त से ही जुड़ेंगे, सर्कमफ्रेंस से ही जुड़ेंगे इसके से। ठीक है ना, फिर अब हम देखते हैं ब्यूटेन में संरूपण समावृत्ता है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, जिसमें हमने मिड 2 कार्बन को लिया है जिनको हम C1 C2 से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कार्बन से एक CH3 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। पहले इनके बनाते हैं अपन सौहर्ष सूत्र। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि इससे CH3 यहाँ जुड़ा है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर भी ये CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H है। यहाँ एक कार्बन को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, आगे वाला कार्बन ऐसे कैसे। अब दूसरे वाला कार्बन, दूसरे वाले कार्बन की क्या स्थिति है कि ये वाला हमने यहाँ क्या किया है CH3 जोड़ा है बिल्कुल इसके जस्ट पीछे, यहाँ H और यहाँ पर H। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस पहली कंडीशन को देखते हैं हम कि ये CH3 बिल्कुल इस CH3 की सीध में है, यानी बिल्कुल ढक रहा है इसको। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है। इन सब के बीच में द्वितल कोण की वैल्यू कितनी है, डाइहेड्रल एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ये कौन सा संरूपण बन गया ग्रसित। ठीक है ना, दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि इस इसको CH3 को तो यहाँ नीचे कर दिया और इस H को और दोनों H को हमने ऊपर कर दिया। अब ये जो 2 बड़े बल्कि ग्रुप हैं, जो बड़े ग्रुप हैं ये एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट हो गए, सब 60 डिग्री पे एंगल पे तो आ ही गए, लेकिन ये दोनों जो बड़े ग्रुप हैं ये बिल्कुल विपरीत स्थितियों में चले गए हैं। तो ये अपना बन गया सांतरित संरूपण।
ठीक है ना। अब एक कंडीशन और बीच की क्या हो सकती है कि ये CH3 इसके बिल्कुल अपोजिट ना जाके यहाँ या यहाँ, यानी ये CH3 जब देखो यहाँ ऊपर था, तो जब इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ यानी कि इस जगह पर, ठीक है। और ये H और अब ये H, यानी इस कंडीशन में डाईहेड्रल एंगल तो अभी भी 60 ही है, 60 डिग्री ही है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो बड़े ग्रुप हैं, जो भारी ग्रुप हैं, जो बल्कि ग्रुप हैं, ये अपने आप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं है। और मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं है तो यहाँ ये वाला जो संरूपण है ना तो ग्रसित हुआ ना सांतरित हुआ, यानी कि ना तो बिल्कुल एक दूसरे को बड़े ग्रुप ढक ही रहे हैं, ना बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल बीच की स्थिति हो गई है। इस स्थिति को हम कहते हैं स्क्यू, इसको कहते हैं हम स्क्यू कन्फर्मेशन, SKEW, स्क्यू कन्फर्मेशन कहते हैं। तो ब्यूटेन में देखो एक नया समावेशी और बन गया, ग्रसित जब दोनों बल की ग्रुप एक दूसरे की बिल्कुल सीध में थे, सांतरित जब दोनों बल की ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में थे, और स्क्यू जब ये मिड आइवल रेंज के बीच की स्थिति की ना तो बिल्कुल एक दूसरे की सीध में है और ना ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे संरूपण को कहते हैं हम स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, यानी कि स्क्यू संरूपण।